नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पहले औरंगजेब के बारे में, फिर औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, ठीक है। यह औरंगजेब का शासनकाल था। अब औरंगजेब के बारे में अगर आप देखें तो 1618 ईस्वी में इसका जन्म जो है उज्जैन के निकट एक स्थान है दोहद। तो औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था दोहद में। मुमताज महल का ही पुत्र था ये, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ और हिंदुस्तान का बादशाह बना। इसने आलमगीर की उपाधि धारण की। तो ये आलमगीर प्रथम है, क्योंकि इसके बाद भी एक आलमगीर हुआ तो वो आलमगीर सेकंड था। तो इसलिए आलमगीर फर्स्ट औरंगजेब है। यद्यपि इसके पिता शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी। तो ये शाहजहां द्वारा दी गई इसे उपाधि थी बहादुर की, ठीक है। ये सम्राट बनने से पहले ही ये उपाधि से प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है। अब उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होने के बाद आलमगीर प्रथम की उपाधि के साथ ये मुगल बादशाह बना। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार राज्याभिषेक। तो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक तो 1658 में इसने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया और फिर 1659 में इसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया। तो किस मुगल बादशाह ने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था, ये प्रश्न आएगा और उत्तर होगा औरंगजेब, ठीक है। अब औरंगजेब शासक बनने के बाद छोटे छोटे 80 करों को समाप्त किया। 80 करों की समाप्ति, ठीक है। ये तो छोटे छोटे 80 करों को इसने समाप्त किया था। अब धार्मिक दृष्टि से अगर आप देखें तो औरंगजेब अन्य सभी बादशाहों की तुलना में धार्मिक दृष्टि से ये कट्टर बादशाह था, ठीक है। तो धार्मिक कट्टरता जो है इसमें अधिक थी। ये इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था, धर्मपरायण मुसलमान था और इसकी धर्मपरायणता के कारण ही आप देखेंगे कि इसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो ये जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। जिंदा पीर का मतलब कि एक तरह से संत आदमी, ये कह सकते, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति को जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर की इसकी उपाधि थी। अब ये आप देखेंगे कि कुरान की प्रतियां लिखा करता था। यद्यपि प्रशासनिक कार्यों में बहुत अधिक समय देता था, तो उसके बावजूद, इतनी व्यस्तता के बावजूद यह समय निकाल करके कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपियां सिला करता था। टोपियां ये सिला करता था। तो ये था कुरान की प्रति लिखना, टोपियां सिलना। इससे जो भी आय होती थी उस निजी खर्च चलाता था या कुछ उससे दान वगैरह देता था। इसने कुरान की 2 प्रतियां मक्का और मदीना भी भेजा था, ठीक है। अब औरंगजेब आप देखेंगे कि राजनीति में धर्म को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। राजनीति में धर्म को किस रूप में प्रयोग किया? अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। अब आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य
राजनीतिक तो नहीं, लेकिन हाँ उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए, धर्माचार्यों को प्रसन्न करने के लिए इसका ये था कि भाई काफिरों के देश को इस्लामी देश में परिवर्तित करना। ठीक है। अब इसकी धार्मिक नीति में अगर देखा जाए तो शासक बनने के बाद सबसे पहले इसने इस्लाम के शुद्धिकरण पर बल दिया। सीधे हिंदू विरोध की नीति नहीं अपनाई शुरू में, और शुरुआत में इसने इस्लाम के शुद्धिकरण पर बल दिया जिससे कि उलेमा वर्ग प्रसन्न हो जाए। और फिर आप देखेंगे कि इसने क्या किया कि सिक्कों पर से, जो सिक्के थे, मुद्रा थी, पैसे, सिक्कों पर से कलमा लिखवाना बंद कर दिया, क्योंकि कलमा एक पवित्र मंत्र है और वो सिक्कों पर लिखा जाएगा, सिक्के गंदे हाथों में भी पहुंचते थे तो उसकी पवित्रता नष्ट होती थी। तो इसने सिक्कों पर से कलमा लिखवाना बंद कर दिया। फिर सम्राट का जो झरोखा दर्शन होता था, ये बंद कर दिया, तुलादान बंद कर दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें इस्लामी परंपरा के विरुद्ध थी, जो प्रचलित थी लेकिन इस्लामी परंपरा से विरुद्ध थी। तो इस पर भी इसने रोक लगा दी। तो ये क्या है? ये सब इस्लाम के शुद्धिकरण की नीति थी। फिर आगे चल कर के इसकी नीति में हिंदू विरोध भी शामिल हो गया। और फिर आप देखेंगे कि इसने और बहुत सारी चीज़ें, जैसे संगीत पर रोक लगा दी, ज्योतिष पर रोक लगा दिया, इतिहास लेखन पर रोक लगा दिया। तो इन चीज़ों पर भी इसने रोक लगाई। यद्यपि ये इनका संबंध हिंदू विरोध से नहीं है, लेकिन इन पे भी इसने रोक लगा दी। ठीक है। संगीत, ज्योतिष, इतिहास लेखन पर रोक लगा दी। इसने नशीले पदार्थों की बिक्री, सेवन पर रोक लगा दिया। सती प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है। नाच गाना पर रोक लगाया। वेश्याओं को नगर से बाहर जाने का निर्देश दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके कुछ कार्य अच्छे भी थे। अब हिंदू विरोध की नीतियों में अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो ये है कि इसने जो है मंदिरों के निर्माण एवं मरम्मत पर रोक लगा दी। मंदिरों का निर्माण ना हो, मरम्मत ना की जाए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसने मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दे दिया। जैसे आप देखेंगे कि 1670 में मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़ा गया, उसके जगह मस्जिद बनाई गई। बनारस में आप देखेंगे कि विश्वनाथ मंदिर के बगल में मस्जिद बनाई गई। तो इस तरह से ये हिंदू विरोध की नीति इसने शुरू की। और फिर आगे आप देखेंगे कि इसने 1679 में जजिया कर भी लगा दिया। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने आप देखेंगे कि जजिया कर पुनः लगा दिया। और आप देखेंगे कि राजस्व विभाग में इसने हिंदू अधिकारियों की जगह मुस्लिम अधिकारियों को नियुक्त किया। ठीक है। फिर मुस्लिम व्यापारी जो है व्यापार कर से मुक्त थे, इन पर व्यापार कर नहीं लगता था, जबकि हिंदू व्यापारियों पर व्यापार कर लिया जाता था। राजपूतों को छोड़ करके अन्य हिंदुओं को अच्छे घोड़े की, पालकी की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सब चीज़ें औरंगजेब की कट्टर नीति को दर्शाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सभी मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब सर्वाधिक कट्टर बादशाह हुआ। ठीक है। यद्यपि कुछ इसके ऐसे कार्य भी हैं जो इसकी कट्टरता के विपरीत बातें आती हैं, और उन कार्यों में अगर देखा जाए कि भाई कुछ अपवाद भी, तो पहली चीज़ तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए। पूरे मुग़ल शासकों में सबसे ज़्यादा हिंदू पदाधिकारी किसके काल में थे? हिंदू मनसबदार। तो हिंदू मनसबदार या हिंदू पदाधिकारी सबसे ज़्यादा औरंगजेब के काल में थे। लगभग 33%
मनसबदार हिंदू थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतना कट्टर होने के बावजूद इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू पदाधिकारी नियुक्त हुए और बड़े बड़े पदों पर। आप देखेंगे कि औरंगजेब ने राजा जय सिंह को जो है दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया, राजा जसवंत सिंह थे उनको सूबेदार नियुक्त किया। तो बड़े बड़े पदों पर हिंदुओं को औरंगजेब ने नियुक्त किया था। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो औरंगजेब द्वारा अनेक हिंदुओं को अनुदान भी दिया गया है और कुछ हिंदुओं को अनुदान का नवीनीकरण किया गया। जैसे इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर, इलाहाबाद के मंदिरों को अगर देखा जाए और चित्रकूट के मंदिरों को इसने अनुदानों का जो है नवीनीकरण किया था। तो ये कहना कि औरंगजेब बहुत कट्टर बादशाह था, तो कुछ ऐसे भी काम थे जो इसकी कट्टरता को जो है इसके लचीलेपन को भी दर्शाता है। ऐसा नहीं कि ये हर काम कट्टरता में ही किया हो या हिंदू विरोध में किया हो ऐसा, लेकिन हाँ जहाँ इसको राजनीतिक लाभ की ज़रूरत थी वहाँ इसने धर्म को अस्त्र के रूप में प्रयोग अवश्य किया है। ठीक है। और देखिए दक्षिण भारत में जब आप देखेंगे कि उधर 1704 में अकाल पड़ गया तो दक्षिण भारत में इसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। कहाँ समाप्त किया था? दक्षिण भारत में। और जब ये मराठों के विरुद्ध दक्षिण में युद्ध कर रहा था तो मराठों के युद्ध के दौरान इसने मंदिरों को तोड़ने से भी परहेज किया कि मंदिर ना तोड़ा जाए। तो इस तरह से कुछ इसके कार्य जो है हिंदुओं के पक्ष में भी रहे हैं। तो ये औरंगजेब की हमने धार्मिक नीति के बारे में चर्चा की। अब औरंगजेब के शासनकाल की राजनीतिक घटनाएं अगर देखें तो उसकी चर्चा करते हैं। अब राजनीतिक घटनाओं में इसके शासनकाल की पहली राजनीतिक घटना अगर देखा जाए तो वो था जाटों का विद्रोह। किसका? जाटों का विद्रोह। ये इसके शासन की पहली घटना थी। 1669 में प्रारंभ हुआ और इसके जीवन पर्यंत चलता रहा। अब जाटों के विद्रोह का वैसे तो मूल कारण कृषि संबंधी असंतोष था। किसानों पर, जाटों पर अत्यधिक भू राजस्व लगाया जाता था। तो मूल में तो कृषक असंतोष ही विद्यमान था, कृषि संबंधी असंतोष। लेकिन तात्कालिक कारण ये था कि मथुरा का जो मुगल फौजदार था वो स्थानीय जनता पर अत्याचार करता था, स्त्रियों को जो है अपमानित करता था, मंदिरों को नुकसान पहुंचाता था, धर्मान्धता प्रदर्शित करता था। तो इस कारण मथुरा के आसपास जाटों ने मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। तो 1669 में सर्वप्रथम गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अब जब विद्रोह गोकुल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ तो 1670 में आप देखेंगे कि मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़ दिया गया। अब जब मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़ा गया तो जाटों का विद्रोह और व्यापक रूप ले लिया। इस घटना ने उनमें और ज़्यादा आक्रोश पैदा कर दिया। और फिर आगे आप देखेंगे कि तिलपत नामक स्थान पर मुगल सेना और जाटों के बीच में युद्ध हुआ और इसी युद्ध में गोकुल मारा गया। गोकुल के बाद फिर आप देखेंगे कि राजा राम ने जाटों का नेतृत्व किया और अंततः राजा राम भी मुगलों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। ठीक है। औरंगजेब के जीवन पर्यंत जाटों का विद्रोह चलता रहा और अंत में आप देखेंगे कि 1615 ईस्वी में चूड़ामन के नेतृत्व में भरतपुर में, राजस्थान में भरतपुर में जाटों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। एक जाट राज्य का निर्माण हुआ। तो आप देखेंगे बदन सिंह, सूरजमल जाट, ये सब बड़े राजा हुए जाटों के। तो जाटों का जो विद्रोह हुआ उसका परिणाम क्या आया कि औरंगजेब जीवन पर्यंत इस विद्रोह को समाप्त नहीं कर सका और अंत में जाटों ने भरतपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली।
तो ये पहली राजनीतिक घटना थी औरंगजेब के समय में। दूसरी महत्वपूर्ण घटना, दूसरी राजनीतिक घटना, सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का विद्रोह। अब ये सतनामी लोग कौन है? देखिए, ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है, सतनामी संप्रदाय। हाँ, तो दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना वो सतनामियों का विद्रोह था 1672-73 में। तो जो सतनामी लोग थे, ये हरियाणा में अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये हरियाणा का जो नारानौल, मेवात, ये क्षेत्र थे, ये सतनामी बाहुल्य क्षेत्र था, ठीक है। अब सतनामी लोग क्या थे? वैसे तो ये सभी व्यवसाय करते थे, खेती भी करते थे, व्यापार भी, शिल्प व्यवसाय करते थे, और अर्ध धार्मिक संप्रदाय भी था, ठीक है। ये धार्मिक कारणों से अपना सिर मुड़ाए रहते थे, इसलिए सतनामियों को मुंडिया साधु के नाम से भी जाना जाता था। सतनामी लोग इस नाम से भी जाने जाते थे। अब सतनामियों का विद्रोह एक साधारण, मतलब एक सतनामी अनुयायी और एक मुगल सिपाही के सामान्य झगड़े से शुरू होता है, और फिर ये व्यापक रूप ले लिया और पूरा क्षेत्र में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। स्थानीय फौजदार जब इनके विद्रोह का दमन नहीं कर सका, तो औरंगजेब स्वयं जो है एक विशाल सेना भेज करके सतनामियों के विद्रोह को समाप्त किया। तो ये सतनामियों का विद्रोह था। फिर आप देखेंगे कि औरंगजेब के विरुद्ध सिखों का विद्रोह हुआ। अब सिखों का विद्रोह 1675 से लेकर के औरंगजेब के जीवन पर्यंत तक चलता रहा, आगे तक, जब तक जीवित रहा। औरंगजेब के समय में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। ये औरंगजेब के समय में थे, ये सिखों के 9वें गुरु थे, और ये औरंगजेब के कट्टर धार्मिक नीति के विरोधी थे। औरंगजेब को जब इसकी सूचना मिली कि गुरु तेग बहादुर मेरी कट्टर नीति का विरोध कर रहे हैं, तो उसने खुद गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और इन पर दबाव डाला कि ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। और जब इन्होंने मना कर दिया, तो 5 दिनों की यातना देने के बाद तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दे दिया। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को 9वें गुरु, ठीक है, इनको मृत्यु दंड दे दिया। इससे सिखों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैला। अब तेग बहादुर के ही पुत्र थे गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, ये सिखों के 10वें गुरु हुए, गुरु गोबिंद सिंह। अब इनके नेतृत्व में सिख संप्रदाय के लोग संगठित हुए। गुरु गोबिंद सिंह ने 80,000 सैनिकों वाली एक खालसा सेना का गठन किया, और मुगलों से फिर इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। अनेक युद्ध लड़े गुरु गोबिंद सिंह, और गुरु गोबिंद सिंह मुगलों के साथ जो युद्ध लड़े, तो उन्हीं युद्धों में गुरु गोबिंद सिंह के 2 बेटे तो मारे गए, शहीद हो गए, और इनके 2 बेटों को मुगलों ने बंदी बना लिया और सरहिंद में ला करके जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, ठीक है। तो ये गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 तो युद्धभूमि में मारे गए और 2 को मुगलों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। और फिर आप देखेंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जो है औरंगजेब के जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष करते रहे, ठीक है। अब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि सिख विद्रोह में थोड़ा कमी जरूर आई, और गुरु गोबिंद सिंह औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम को जो है उत्तराधिकार के युद्ध में साथ दिया, तो थोड़े समय के लिए विद्रोह खत्म हो गया। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद एक बार फिर आप देखेंगे कि बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ, और फिर पंजाब में एक कट्टर सिख संप्रदाय स्थापित हुआ, और आगे चल करके सिख राज्य की भी स्थापना हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह सिखों का विद्रोह था। इसी तरह बुंदेलों का विद्रोह हुआ, बुंदेलों का विद्रोह, ठीक है, 1672 से इसके जीवन पर्यंत।
अब 1672 में बुंदेलखंड में बुंदेलों ने विद्रोह प्रारंभ किया मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। सबसे पहले 1672 में चंपत राय के नेतृत्व में बुंदेलों ने विद्रोह किया, लेकिन शीघ्र ही चंपत राय आत्महत्या कर लिए। तो इसके बाद फिर इसके पुत्र छत्रसाल बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेले संगठित हुए और निरंतर मुगलों से संघर्ष किया और अंततः बुंदेलखंड में अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में छत्रसाल सफल रहे। तो इस तरह से ये बुंदेलों का विद्रोह था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि अकबर का विद्रोह। अकबर कौन था? ये औरंगजेब का बेटा था। एक तो मुगल सम्राट अकबर हुआ, ये कभी सम्राट नहीं हुआ, यह औरंगजेब का पुत्र था अकबर, ठीक है। और अकबर जो है ये 1681-82 में विद्रोह कर दिया था। तो अकबर 1681 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उद्देश्य यही था कि स्वयं अपने को मुगल बादशाह घोषित करना, लेकिन इसका विद्रोह असफल रहा। अकबर जो है भाग करके दक्षिण भारत पहुंचा और मराठा शासक संभाजी के यहाँ शरण ली। कुछ समय तक अकबर संभाजी के यहाँ शरण लिया था, लेकिन जब औरंगजेब अपनी सेना के साथ दक्षिण भारत 1682 में गया तो अकबर को जो है दक्षिण भारत से भागना पड़ा। ये यहाँ से गोवा चला गया और गोवा से फिर फारस चला गया। शेष जीवन ये फारस में ही रहा। 1705 में फारस में ही अकबर की मृत्यु हो गई। तो ये अकबर जो है औरंगजेब का एक बेटा था, शाहजादा अकबर, और उससे पहले सम्राट अकबर था, वो अलग है, ठीक है। तो अकबर का ये विद्रोह हुआ है, ठीक। तो औरंगजेब के शासनकाल में आप देखेंगे कि अनेकों विद्रोह होते हैं। अब इसी के समय में आप देखेंगे कि औरंगजेब की दक्षिण नीति आपको बताते हैं। औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की दक्षिण नीति का उद्देश्य सुदूर दक्षिण तक साम्राज्य विस्तार करना और दक्षिण के आर्थिक संसाधनों का दोहन करना, क्योंकि इस समय औरंगजेब अनेक युद्धों में व्यस्त था, विद्रोह हो रहे थे और इसे बड़ी सेना रखनी पड़ रही थी। राज्य का खर्चा बढ़ गया था और ऐसे में ज़रूरत थी कि कुछ आर्थिक संसाधन प्राप्त किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि साम्राज्य विस्तार के साथ साथ दक्षिण भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन करना भी इसका उद्देश्य बना। इसके अतिरिक्त दक्षिण में जो राज्य थे, सल्तनतें थीं, वो शिया सल्तनतें थीं और ये औरंगजेब सुन्नी था तो शिया लोगों से ये नफरत करता था। तो इसलिए भी शिया सल्तनतों को समाप्त करना भी इसका उद्देश्य बना। दूसरी चीज़ ये थी कि दक्षिण भारत में मराठे बहुत शक्तिशाली हो रहे थे और वो मुगलों के लिए भावी खतरा बन रहे थे। तो ऐसे में मराठा शक्ति को समाप्त करना भी इसका उद्देश्य था। और फिर इसका पुत्र अकबर विद्रोह करके दक्षिण भारत में ही शरण लिए था। तो विद्रोही अकबर के विद्रोह का दमन करना भी इसका उद्देश्य था। 1682 ईस्वी में औरंगजेब विद्रोही अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंचा और फिर कभी ये उत्तर भारत नहीं लौट सका। यानी 25 वर्षों तक निरंतर ये दक्षिण भारत में ही रहा, 1682 से 1707 तक, यहाँ तक कि इसकी मृत्यु भी दक्षिण भारत में ही हुई। तो एक बार जब ये दक्षिण गया तो कभी लौट करके आ नहीं सका। इस बीच में इसने बीजापुर और गोलकुंडा राज्य की विजय की, इन्हें मुगल साम्राज्य में मिलाया और मराठों के साथ निरंतर संघर्ष करता रहा। तो दक्षिण नीति में आप देखेंगे सबसे पहले बीजापुर अभियान 1685-86। तो 1685 में औरंगजेब ने एक सेना बीजापुर पर आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन
एक लंबे समय तक घेरा पड़े रहने के बाद भी बीजापुर के किले को नहीं जीता जा सका, तो स्वयं फिर औरंगजेब पहुंचा और बीजापुर के किले को जीत लिया। इस समय बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह था, सिकंदर आदिल शाह ये था, ठीक है। और बीजापुर पर जब बीजापुर के किले पर अधिकार हुआ तो सिकंदर आदिल शाह स्वयं औरंगजेब के पास पहुंचा, स्वयं अपने को समर्पित किया और औरंगजेब ने सिकंदर आदिल शाह को 1 लाख रुपए सालाना पेंशन दे करके बीजापुर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। फिर इसके बाद गोलकुंडा अभियान 1687, तो 1687 में गोलकुंडा की भी राज्य पर आक्रमण हुआ। कई महीने तक घेरा पड़ा रहा लेकिन इसे भी जीता नहीं जा सका। अंत में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को भी चालाकी से जीत लिया। इस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था, एक विलासी शासक था और इसे बंदी बना लिया गया। अंत में इसे भी 50,000 रुपये सालाना पेंशन दे करके गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इन दोनों राज्यों की इसने विजय की। फिर आप देखेंगे कि मराठों से इसका लगातार संघर्ष चलता रहा, मराठों से संघर्ष, ठीक है। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में औरंगजेब को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परेशान किया तो मराठों ने इसे सर्वाधिक परेशान किया। शिवाजी इसी के शासनकाल में आप देखेंगे स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की थी। तो शिवाजी पहले मराठा थे जिसने औरंगजेब को सर्वाधिक परेशान किया और अंततः एक स्वतंत्र मराठा राज्य को स्थापित करने में सफल रहे। 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो इनके पुत्र संभाजी मराठा शासक बने। संभाजी भी औरंगजेब से निरंतर संघर्ष करते रहे। 1689 ईस्वी में मुगल सेना ने संभाजी को बंदी बना लिया और फिर औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड दिया, इनका कत्ल करने का आदेश दे दिया। संभाजी की हत्या कर दी गई और मराठा राज्य पर मुगलों का अधिकार होगा। ऐसा लगा कि मराठा राज्य समाप्त हो गया और औरंगजेब की दक्षिण विजय पूर्ण हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि संभाजी की हत्या के बाद जब मुगलों ने मराठा राज्य पर अधिकार कर लिया तो इस समय समस्त मराठे जो है मुगलों के विरुद्ध उठ खड़े हुए और वो संघर्ष प्रारंभ किया जिसे मराठा इतिहास में मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया संभाजी के सौतेले भाई राजा राम। शिवाजी के ही पुत्र थे राजा राम, संभाजी के सौतेले भाई थे। तो राजा राम के नेतृत्व में आप देखेंगे मराठों ने लगातार मुगलों से संघर्ष किया और कुछ क्षेत्र जीतने में सफल हुए। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई तो इनका पुत्र शिवाजी द्वितीय अल्पवयस्क था। तो ऐसी स्थिति में राजा राम की विधवा ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा छत्रपति घोषित करके शिवाजी के नाम से मराठों का नेतृत्व करना प्रारंभ किया। और फिर आप देखेंगे कि ताराबाई 1700 से 1707 के बीच में समस्त मराठा क्षेत्र जीतने में सफल हो गई। जो क्षेत्र मुगलों ने मराठों से जीता था वो सारे क्षेत्र ताराबाई वापस प्राप्त कर लिया। औरंगजेब अपने जीवन के अंत तक भी मराठों का दमन नहीं कर सका और फिर 1707 में निराशा में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के पास हो गई। तो अहमदनगर के पास 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और फिर इसके मृत शरीर को औरंगाबाद लाया गया और औरंगाबाद में
आप देखेंगे कि एक स्थान खुलदाबाद है, वहीं के रौजा में इसको दफना दिया गया। तो औरंगजेब की जो कब्र है वो औरंगाबाद में स्थित है, दक्षिण भारत में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह औरंगजेब के शासनकाल की राजनीतिक घटनाएं थीं। अब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई। उसके बाद इसके उत्तराधिकारियों का शासन काल आया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी, ठीक है, और उत्तराधिकारियों के शासन काल को उत्तर मुगल काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय 1707 से 1857 है, ठीक है। इसे उत्तर मुगल काल, जो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का काल है, वो क्या कहलाता है? उत्तर मुगल काल कहलाता है, ठीक है। अब औरंगजेब के मृत्यु के समय उसके 3 जीवित पुत्र थे। अब उनमें एक था मुअज्जम, जिसे शाह आलम के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा मोहम्मद आजम और तीसरा कामबख्श था। ये 3 जीवित पुत्र थे औरंगजेब के मृत्यु के समय, ठीक है। अब यद्यपि औरंगजेब चाहता था कि राज्य का बंटवारा हो जाए, इनमें उत्तराधिकार का युद्ध ना हो, और इसके लिए उसने वसीयत लिखी थी, लेकिन इसके पुत्रों ने वसीयत का सम्मान नहीं किया और तीनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम और शाह आलम विजयी हुआ और मोहम्मद आजम कामबख्श दोनों उत्तराधिकार के युद्ध में मारे गए। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये मुअज्जम या शाह आलम प्रथम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। तो बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, यह औरंगजेब का, तो उस बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम मुअज्जम था, शाह आलम इसकी उपाधि थी, और फिर जब सम्राट बना तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट बना, ठीक। अब इसके बारे में अगर देखें तो यह औरंगजेब की तुलना में धार्मिक दृष्टि से उदार था, उतनी कट्टरता इसमें नहीं थी। दूसरी चीज, उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह का साथ दिए थे, ये भी ध्यान में रखना है। यद्यप 1708 में बहादुर शाह गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि शाह आलम के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद आप देखेंगे तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया और इसके पूरे शासनकाल तक ये विद्रोह चलता रहा और ये सिखों के विद्रोह का दमन करने में असफल रहा, ठीक है। सिखों का विद्रोह का दमन नहीं कर सका था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसे साहे बेखबर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करें, साहे बेखबर उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि किस मुगल बादशाह को साहे बेखबर उपनाम से जाना जाता था, तो उत्तर क्या देंगे? बहादुर शाह प्रथम। इसके शासनकाल में 1711 ईस्वी में सूरत की डच कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जेसुआ केटलार के नेतृत्व में इसके दरबार में पहुंचा था। तो डचों का एक प्रतिनिधि मंडल जेसुआ केटलार के नेतृत्व में इसके दरबार में गया था। इस प्रतिनिधि मंडल का भव्य स्वागत इसने किया था, ठीक है। तो ये बहादुर शाह के समय की घटना है। अब बहादुर शाह की 1712 में मृत्यु हो गई और बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। एक तो जहांदार शाह था, ये दूसरा अजीम उस्सान था, अजीम उस्सान, तीसरा रफ़ी उस्सान था, रफ़ी उस्सान, और चौथा जमान शाह था। चौथा पुत्र कौन था? जमान शाह। तो ये बहादुर शाह के 4 पुत्र थे और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके इन 4 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें
जहांदार शाह यानी जो बड़ा पुत्र था वो विजयी हो गया और जहांदार शाह जो है वो मुगल बादशाह बना। तो अगला मुगल बादशाह कौन होता है? जहांदार शाह, समय 1712 से 13 तक। जहांदार शाह जो है ईरानी अमीरों के नेता जुल्फ़िकार खां के सहयोग से उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी हुआ, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि जब यह शासक बना तो जुल्फ़िकार खां को इसने अपना वजीर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक तो ये जुल्फ़िकार खां ने उदार नीतियों को लागू किया और जजिया कर समाप्त कर दिया। औरंगजेब के समय में जो जजिया लगा था उसे समाप्त किया। इसने राजपूतों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए, ठीक है। जहांदार शाह एक अयोग्य शासक था, मूर्ख शासक था, ठीक है। और आप देखेंगे कि लाल कुंवर नामक एक वेश्या से ये प्रेम करता था और इसे अपने महल में रखा और इसे इम्तियाज महल की उपाधि दी थी। इम्तियाज महल की उपाधि किसे दी थी? लाल कुंवर नामक वेश्या को दिया था, ठीक है। अब 1713 में जहांदार शाह का जो भतीजा था फर्रुखसियर, ये सैयद बंधु जो मुगल अमीर थे उनके सहयोग से जहांदार शाह के विरुद्ध आक्रमण कर दिया और फिर जहांदार शाह युद्ध में पराजित हुआ। इसको बंदी बना लिया गया, अंततः इसका वध कर दिया गया और फिर फर्रुखसियर जो है मुगल सम्राट बन गया। तो अगला सम्राट कौन हुआ? फर्रुखसियर। 1713 से 1719 तक। ये जो है आप देखेंगे कि अजीम उस शान का पुत्र था, अजीम उस शान का पुत्र था। फर्रुखसियर किसका पुत्र था? अजीम उस शान का पुत्र। तो 1713 में फर्रुखसियर मुगल सम्राट बना। क्योंकि ये सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था, तो इसने क्या किया कि सैयद बंधुओं में सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दे दिया। ये अभी तक इलाहाबाद के उपसूबेदार थे। और दूसरे भाई थे सैयद हुसैन अली, इनको जो है मीर बख्शी का पद दे दिया, यानी सैन्य विभाग का अध्यक्ष बना दिया, साथ में दक्षिण की सूबेदारी दे दी। दो पद। तो ये सैयद बंधु थे, तो सैयद बंधुओं की सहायता से चूंकि ये सम्राट बना तो इन्हें सबसे बड़े पद इसने प्रदान कर दिया और इस तरह से सैयद बंधु साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए और ये सम्राट निर्माता की भूमिका अदा करने लगे। फिर आप देखेंगे फर्रुखसियर के समय में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? सम्राट फर्रुखसियर के साथ किया था। इसी के समय में 1716 में आप देखेंगे कि सिख विद्रोह की समाप्ति हुई, ठीक है। बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो विद्रोह चल रहा था, तो 1716 में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और अंततः उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। तो सिख विद्रोह की समाप्ति हो जाती है इसके समय में। इसी के समय में 1715 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में इसके दरबार में पहुंचा था और इस प्रतिनिधि मंडल में आप देखेंगे कि हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी था। और फिर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से छुटकारा दिलाया। इससे फर्रुखसियर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर 1717 में एक फरमान जारी करके
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक लाभ प्रदान किए। 1717 का फरमान आगे पढ़ाएंगे जब आपको देखेंगे कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, यूरोपियों का आगमन में, तो उसमें हमने बताया था कि इसके द्वारा बंगाल में करमुक्त व्यापार की छूट मिल गई। कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैध होंगे, ये सारी चीज़ें थी। तो ये फर्रुखसियर के बारे में। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं के षड्यंत्र से फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई। अब फर्रुखसियर की हत्या के बाद आप देखेंगे रफ़ी उद्दरजात ये शासक बना 1719 से 1719 तक, और ये रफ़ी उस्सान का पुत्र था। बहादुर शाह का जो तीसरा पुत्र रफ़ी उस्सान का पुत्र ये था। ठीक है, तो रफ़ी उद्दरजात शासक बना। ये भी सैयद बंधुओं की कृपा से, ये बहुत अयोग्य शासक था, मदिरापान करता था, बीमार था। इस 3 महीने बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके बड़े भाई को सैयद बंधुओं ने सम्राट बना दिया, रफ़ी उद्दौला को। रफ़ी उद्दौला ये भी 1719 से 19 तक, यानी 3.5 महीने तक शासन किया था। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बाकी कोई उपलब्धि नहीं। तो ये शासक बने 3.5 महीने के लिए। इसके बाद फिर अगर आप देखें, जब इसकी भी मृत्यु हो गई तो सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह रंगीला को मुगल बादशाह बनाया। मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला इसका उपनाम है। 1719 से 1748 ये काफ़ी समय तक शासन किया। मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था और यह अजीम उस्सान का पुत्र था। किसका पुत्र था? अजीम उस्सान। अजीम उस्सान बहादुर शाह प्रथम का बेटा था, तो उसका पुत्र था। तो वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर। और ये भी बहुत विलासी शासक था। नृत्य गान मदिरा सुरा सुंदरी में व्यस्त रहता था, इसीलिए रंगीला इसका उपनाम पड़ा था। ये पशुओं के युद्ध को बहुत देखा करता था, इसे बहुत पसंद था पशु युद्ध। ठीक है, अब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल की घटनाएं अगर देखें तो पहली घटना, इसी के समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। अब सैयद बंधु चूंकि राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे, राज्य की सारी शक्तियां इनके हाथों में केंद्रित हो गई थीं, और यही इनके पतन का कारण बना, क्योंकि सम्राट के साथ साथ राज्य के अन्य अमीर भी इनसे असंतुष्ट हो गए थे। और अंततः पहले सैयद हुसैन अली का वध कर दिया गया, और फिर सैयद अब्दुल्ला खां को जो है गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया गया, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। तो सैयद बंधुओं का अंत हुआ इसके समय में। फिर इसी के समय में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। अब देखिए, मुगल अधिकारियों में एक चिनकुलिच खां था। चिनकुलिच खां, और इसकी उपाधि थी निजामुल मुल्क की। निजामुल मुल्क इसी नाम से बाद में ये प्रसिद्ध हुआ। तुरानी दल का नेता था। मुगल अमीरों में तुरान के जो अमीर थे वो तुरानी कहलाते थे, उनका नेता चिनकुलिच खां था। और ये मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर भी रह चुका था। दक्षिण में सूबेदारी भी इसे मिली थी। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला से ये असंतुष्ट हुआ, और 1724 ईस्वी में ये अपने सैनिकों के साथ दक्षिण भारत गया, और दक्षिण भारत के मुगल सूबेदार को पराजित कर 1724 में स्वतंत्र रूप से हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली। तो दक्षिण भारत जो है एक तरह से मुगल साम्राज्य स्वतंत्र हो गया। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दे करके समझौता कर लिया कि भाई नाम मात्र की अधीनता तो हमारी मानते रहे, तो नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करता था, व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र हो गया। इसी तरह आप देखेंगे कि सादात खान ने अवध में अपने आप को स्वतंत्र शासक
अवध में स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। तो सादात खां अवध का सूबेदार था और ये भी व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र कार्य करने लगा था। इसी के समय में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो बंगाल प्रांत के ही अंतर्गत आते थे, यहाँ का बंगाल का जो नवाब था वो भी व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र हो गया। ठीक है। राजपूताना में जो राज्य थे, हिंदू राज्य, राजपूताना राज्य भी व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र हो गए। मराठे भी स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र तो थे ही। इसके समय में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम थे और बाजीराव प्रथम ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र मुगलों को पराजित करके, बाजीराव प्रथम ने मुगलों को पराजित करके मुगलों से इसी के समय में मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड जीत करके यहाँ मराठा सत्ता की स्थापना कर दी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसके समय में मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। तो मुगल साम्राज्य का विघटन का काल रहा है ये। ठीक है। अब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना अगर देखें तो वो नादिर शाह का आक्रमण था। अब नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में। नादिर शाह कौन था? ये फारस का शासक था। ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है भारत से धन प्राप्त करना था। ये इसका आक्रमण का उद्देश्य था। यद्यपि अन्य उद्देश्य भी थे लेकिन मूल उद्देश्य यही था। तो नादिर शाह का आक्रमण, तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। और फिर आप देखेंगे कि सबसे पहले करनाल का युद्ध हुआ 1739 में, और इस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला की मुगल सेना को पराजित कर दिया। उसके बाद फिर नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। लगभग 57 दिनों तक ये दिल्ली में रहा और भीषण लूटपाट किया। एक तरह से दिल्ली में फारसी साम्राज्य शुरू हो गया। और 57 दिन बाद फिर आप देखेंगे कि ये पूरा खजाना, कोहिनूर हीरा, ठीक है, तख्ते ताउस जो शाहजहां ने बनवाया था, मयूर सिंहासन, उसी को तख्ते ताउस कहा जाता था। तो ये सब लेकर के अपार संपदा के साथ वापस लौट गया। तो नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से। और पहले से ही विघटन हो रहा था, इसने उस विघटन में और भयानक चोट पहुंचा दी। तो इस तरह से आप देखेंगे मुगल साम्राज्य बिल्कुल कमज़ोर हो गया। 1748 में रंगीला की मृत्यु हो गई। अब रंगीला के बाद अहमद शाह शासक बना और 1748 से 54 तक इसका शासनकाल रहा। अहमद शाह बहुत ही विलासी शासक था, अयोग्य शासक था। ठीक है। और कभी कभी ये दरबार में बैठता था, वरना ये हमेशा शाही हरम में निवास करता था, महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में कभी कभी पहुंचता था। तो ये इतना विलासी शासक था। इसके समय में मुगल अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई, कमज़ोर हो गई। सेना का वेतन भी नहीं मिल पा रहा था। कई बार सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और परिणाम यह हुआ कि मुगल वस्तुओं को बेच बेच करके सैनिकों का वेतन दिया जाने लगा। और फिर इसके वजीर ने ही इसकी हत्या करवा दी। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय शासक बना। अहमद शाह के समय में अफ़गानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और अहमद शाह ने अब्दाली को सिंध और पंजाब का क्षेत्र दे दिया था, समझौता हो गया था। ठीक है। अब आलमगीर द्वितीय का समय 1754 से 58 तक। अब इसके समय में 1757 में
अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पहुंचा, ठीक है, और मुग़ल दरबार पर अपना प्रभाव स्थापित किया। अब्दाली जो है आप देखेंगे कि नजीबुद्दौला जो एक रुहेला सरदार था, नजीबुद्दौला, इसको जो है मुग़ल दरबार में अपना एजेंट नियुक्त किया। इसे मीर बख्शी नियुक्त कराया, यानी सेना का प्रमुख, और फिर स्वयं जो है अफ़गानिस्तान वापस चला गया। जिस समय भारत में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उस समय आलमगीर द्वितीय ही मुग़ल शासक था, ठीक है। इसकी भी इसके वजीर के षड्यंत्र से हत्या कर दी गई थी। अब आगे अगर देखें तो आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट बना। तो अगला शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक, उत्तर मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था इसने। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था, अली गौहर। तो शाह आलम द्वितीय के नाम से ये मुग़ल सम्राट बना। इसी के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के समय कौन था मुग़ल सम्राट? शाह आलम द्वितीय। और बक्सर के युद्ध में ये भाग भी लिया था। और फिर आप देखेंगे इसी युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा मुग़ल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी यानी राजस्व वसूल करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, ठीक है। फिर 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया के नियंत्रण में ये इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पर फिर आप देखेंगे सिंधिया का नियंत्रण इस पर रहा, सिंधिया का प्रभाव इस पर रहता था, सिंधिया का जो भी आदेश होता था उसके अनुसार काम करता था। 1788 में एक अफ़गान गुलाम कादिर नामक अफ़गान था, इसने जो है शाह आलम की आंखें फोड़ दी, तो फिर अंधा हो गया। तो इसीलिए शाह आलम द्वितीय को अंधा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, इसे अंधा बादशाह कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जब जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को 1803 में दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया, तो फिर मुग़ल सम्राट के ऊपर से सिंधिया का प्रभाव समाप्त हुआ। अब अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो गया 1803 में, और इसी समय से शाह आलम द्वितीय मुग़लों के पेंशनर के रूप में काम करने लगा। अब ये मुग़लों का क्या बन गया? पेंशनर। और फिर ये पहला मुग़ल सम्राट था जो अंग्रेज़ों का पेंशनर बना। इसके बाद के तो मुग़ल शासक अंग्रेज़ों के पेंशनर के रूप में नाम मात्र के बादशाह रहे। अब शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुग़ल सम्राट बना। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक ये मुग़ल बादशाह था। अंग्रेज़ों ने इसके जो भी बादशाह के अधिकार थे समाप्त कर दिए, और इसी के समय में आप देखेंगे कि जो सम्राट के नाम के सिक्के थे, मुग़ल सिक्के, तो मुग़ल सम्राट अपने नाम के जो सिक्के चलाता था उसे भी अंग्रेज़ों ने बंद करा दिया, ये अधिकार भी समाप्त कर दिया। दरबार लगाने का अधिकार ये सब खत्म हो गया। फिर अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय शासक बना, और इसका उपनाम था जफर। 1837 से 57, तो यह अंतिम मुग़ल बादशाह था, अंतिम मुग़ल बादशाह। तो अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुग़ल बादशाह आप देखेंगे कि बहादुर शाह जफर था। तो ये जफर उपनाम से, चूँकि कवि भी था, शायर था, तो जफर उपनाम से शायरी लिखा करता था। इसके भी लगभग सारे अधिकार समाप्त हो गए थे, नाम मात्र का बादशाह था। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ, और फिर विद्रोहियों ने जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो बहादुर शाह द्वितीय को ही अब विद्रोहियों ने
हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। तो यहाँ से इसका अंग्रेज़ों से विरोध शुरू हो गया। और फिर आप देखेंगे सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया, बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया और बंदी बना करके इस पर मुकदमा चलाया गया, निर्वासन की सज़ा मिली और इसे हिंदुस्तान से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। 1862 ईस्वी में रंगून में ही इसकी मृत्यु हो गई और रंगून में ही इसको दफना दिया गया। तो इसकी जो कब्र है वो रंगून में स्थित है। तो ये हमने औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के बारे में बताया कि ये औरंगजेब के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले औरंगजेब के शासनकाल की घटनाएं, उसकी धार्मिक नीति, उसकी राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताया। उनको आप पॉइंट वाइज नोट करेंगे, याद रखेंगे। फिर आप देखेंगे कि औरंगजेब के बाद कौन कौन मुग़ल शासक हुए, उनका क्रम भी याद रखिएगा। उपलब्धियां तो नहीं हैं, हाँ, लेकिन उनके समय में कोई घटनाएं घटी हैं तो उन्हें ज़रूर आपको याद रखना है, उनसे भी प्रश्न मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज हमने मुग़ल वंश का जो राजनीतिक इतिहास था वो पूर्ण कर दिया आपको। तो राजनीतिक इतिहास पूरा हो गया है। और आगे अगर आप देखें तो आगे हम जो है कल मुग़ल प्रशासन प्रारंभ करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।